अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, GCMS बनो। आज के इस लेक्चर में हम QTM असाइनमेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़, उसका जिक्र भी हम करेंगे। तो असाइनमेंट मॉडल जो होता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरह का एक मॉडल है, सिवाय एक दो खूबियों के जो असाइनमेंट मॉडल में यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा होती है। असाइनमेंट मॉडल जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन की तरह के एक मॉडल है, सिवाय कुछ खूबियों के जो कि असाइनमेंट मॉडल में ज़्यादा होती है, या कुछ शराइत के जिनकी ज़रूरत असाइनमेंट मॉडल के लिए होती है। अच्छा, यानी जब हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ते थे तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़िक्र करूं डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3, ठीक है। तो जब हम वहाँ सलूशन हासिल करते थे इनिशियल बेसिक फिजिबल सलूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से या लीस्ट कॉस्ट मेथड से, तो क्या करते थे, हम ये कहते थे कि ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 जो है, ओरिजिन 1 और डेस्टिनेशन 1 जो है फ़र्क इसके दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिन 1 से हम 25 अशिया जो हैं वो बेच रहे हैं डेस्टिनेशन 1 को, ठीक है। और ओरिजिन 1 से फॉर एग्ज़ाम्पल 20 अशिया हम डेस्टिनेशन 3 को भेज रहे हैं। इस तरह ओरिजिन 3 की अगर हम बात कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यूँ कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम 10 अशिया बेच रहे हैं और डेस्टिनेशन 4 को 5 अशिया बेच रहे हैं और सो ऑन। तो इस तरह हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से या लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिन 1 जो है एक से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को प्रोडक्ट जो है बेच रहा है, ठीक है। इस तरह ओरिजिन 3 जो है एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन को प्रोडक्ट बेच रहा है। या दूसरा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि रो 1 में मोर देन 1 ऑक्युपाइड सेल्स है, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑक्युपाइड सेल्स है। इस तरह रो 3 में एक से ज़्यादा ऑक्युपाइड सेल्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हम ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल थी कि किसी रो में हम एक से ज़्यादा ऑक्युपाइड सेल्स जो है वहाँ पर ऑक्युपाई कर सकते थे, या किसी ओरिजिन से हम एक से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को कोई प्रोडक्ट जो है कोई चीज़ हम बेच सकते थे, ठीक है। असाइनमेंट मॉडल में ये चीज़ नहीं है। असाइनमेंट मॉडल में ओरिजिन 1 जो है सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन को एक चीज़ बेच सकती है, या यूँ कह लीजिए कि यू कैन असाइन, आप असाइन कर सकते हैं किसी जॉब को टू ओनली 1 मशीन। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मशीनें हैं, ठीक है, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, और फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब 1 है, जॉब 2 है और जॉब 3 है। तो जॉब 1 जो है आप किसी एक मशीन को असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट मॉडल की ये खूबी है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। या मशीन 1 को आप असाइन करोगे जॉब 1, या मशीन 2 को, या मशीन 3 को। इस तरह जॉब 2 जो है इन तीनों मशीनों में से किसी एक मशीन को आप असाइन कर सकते हो। ये असाइनमेंट मॉडल की खूबी है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की ये प्रॉपर्टी नहीं थी। अच्छा, दूसरी खूबी इसमें क्या है कि अब जिस पे ऑफ मैट्रिक्स के साथ आपका वास्ता पड़ रहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, या स्क्वायर पे ऑफ मैट्रिक्स। किस तरह, यानी द नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। या द नंबर ऑफ मशीन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स। मशीनों की तादाद और जॉब्स की तादाद वो सेम होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है जो कि असाइनमेंट मॉडल में मौजूद है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हमें दी जाए कि उसको असाइनमेंट मॉडल से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर भी। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में 3 स्टेप्स थे, वहाँ पर सबसे पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे किसी एक मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, या यही 2 मेथड हम फ़िलहाल पढ़ चुके थे, लीस्ट कॉस्ट मेथड।
फिर उसके बाद ऑप्टिमेलिटी चेक करते थे सेकंड स्टेप में मोदी मेथड से या मोडी मेथड से या स्टेपिंग स्टोन मेथड से। और फिर तीसरा स्टेप जो है, अगर हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल ना होता था तो फिर हम उसको रिवाइज करते थे, ठीक है, रिवीजन करते थे। यहाँ पर भी 3 स्टेप्स हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि हर एक स्टेप के लिए अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो अगर शॉर्ट हो तो उसको अपलोड करना फिर आसान होता है। लिहाजा 3 वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट मॉडल जो है आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। सबसे पहली वीडियो जो है वो असाइनमेंट मॉडल के स्टेप 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लिख लूँ, ठीक है। प्रॉब्लम है मेरे पास D1, एक साइड पे मशीन है और दूसरे साइड पे जॉब है, ठीक है। मशीन मेरे पास है D1, D2, D3 और जॉब्स हैं O1, O2 और O3। इंतहाई सिंपल होता है असाइनमेंट मॉडल, ठीक है। स्टेप 1 किस चीज़ से रिलेटेड है? डिटरमिन द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। स्टेप 1 में हम फाइंड आउट करते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, ये हमारा स्टेप 1 है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम है 20, 27, 30, आप लोग किताब में ये प्रॉब्लम पेज नंबर 296 पे फाइंड कर सकते हैं। 20, 27 और 30, 10, 18, 16 और 14, 16, 12, ये है मेरे पास प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप में टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक का यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमारे पास। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लें कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक का मतलब ये है कि आप फर्स्ट कॉलम में चेक कर लें मिनिमम नंबर कौन सा है। 20, 10 और 14 में मिनिमम नंबर क्या है? मेरे पास 10 है। तो पूरे कॉलम 1 में तीनों नंबर जो है 10 से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स अगर मैं कॉलम 1 में तीनों नंबर्स 10 से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 20 - 10 10 और 10 - 10 0 और 14 - 10 4। इस तरह कॉलम 2 में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 27, 18 और 16, तीनों में मिनिमम नंबर 16 है। तो 27 को 16 से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आ जाएगा 11 और 18 को इसको 16 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आज आपके पास आ जाएगा 2 और 16 को 16 से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आ जाएगा 0। इस तरह कॉलम 3 30, 16 और 12 इसमें छोटा जो है वह 12 है, तो 13 - 12
के पास आ जाएगा 18 और 16 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 4 और 12 माइनस 12 आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स है। स्टेप 1 हम कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमारा मकसद क्या, हमारा टारगेट क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स के बाद हम अब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स यानी फाइनल आखिरी स्टेप जो है इस स्टेप 1 का वो हम कर रहे हैं। और ये भी वो सिंपल है कि आप हर एक रो में चेक कर लो कि कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा मिनिमम नंबर है। तो रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स से उस मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, यानी हम यूँ लिख सकते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स क्या मेरे पास ये देखें रो 1 में, तो रो 1 में 10, 11 और 18 है। 10, 11 और 18 में 10 सबसे कम है, तो इस 10 को बाकी नंबर से ऐसा सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 10 माइनस 10 0। तमाम एलिमेंट से रो 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर लें। 11 माइनस 10 1 और 18 माइनस 10 8। यह रो 1 है। रो 2 में चेक कर लें 0, 2 और 4। तो इसमें मेरे पास सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो कौन सा है, वो 0 है। तो 0 तमाम एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर लें, वही एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे 0, 2 और 4। और रो 3 में चेक कर लें, उसमें भी 0 है। 4, 0, 0 में 0 सबसे छोटा है, तो 0 सबसे सब्ट्रैक्ट कर लें 4, 0, 0। तो ये मेरे पास जो अभी मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स जो है इसको हम कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स मेरे पास आ चुके हैं जिसमें आप लोगों को 0 नज़र आ रहा है। Any cell that has an entry of 0 in the total opportunity cost matrix is considered to be a candidate for assignment। आपके पास जो सेल्स आए हैं जिसमें आप लोगों को 0 नज़र आ रहा है, आप उन सेल्स को एज ए कैंडिडेट, किस चीज़ के लिए कैंडिडेट, असाइनमेंट के लिए कैंडिडेट तस्वर कर सकते हैं। यानी हम असाइन कर सकते हैं उस सेल को। ठीक है, यानी वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा, या हम यूँ कह सकते हैं। ठीक है, वो तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आखिरी फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ तक टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना आप लोग सीख लें। दोबारा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि असाइनमेंट मॉडल में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है वो उसमें टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। दूसरे स्टेप में हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी होती है, और तीसरे स्टेप में हमें फिर वो जो सोल्यूशन है हमारा उसको रिवाइज़ करना होता है। अगर हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल ना हुआ स्टेप 2 में, तो फिर हम स्टेप 3 की जानिब जाते हैं। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा सुन लें। मेरे पास सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम मैंने किताब से लिख ली, जिसमें 3 मशीन्स है और 3 किस्म के जॉब्स हैं। D1, D2, D3 ये मशीनें हैं, O1, O2, O3 ये जॉब्स हैं। किसी एक जॉब को किसी मशीन को असाइन करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 हम करेंगे असाइनमेंट मॉडल में। स्टेप 1 में क्या करना होता है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होता है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स, यानी ये वाला, ये जो भी हमने फाइंड आउट किया। कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। हर एक कॉलम में एक छोटा एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट कर लें, और उस कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, जिस तरह यहाँ पर हमने किया। फिर उसके बाद आपके पास जो कॉलम अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स आ गया, उससे आप टोटल अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। किस तरह, हर एक रो में चेक कर लें, हर एक रो में चेक कर लें कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, फिर उस एलिमेंट को रो के तमाम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें। फाइनली आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको आप टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स कहोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि कैसे ये
टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स जो है हम ऑप्टिमल चेक कर सकते हैं। उसका टेस्ट क्या है, एक सिंपल सा टेस्ट है, वो हम फिर देखेंगे।